जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। पिछला जो लूसेंट ऑप्शनल का 19वां चैप्टर का 19वें टॉपिक जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसके अंतर्गत जो पहला अध्याय था 1857 का विद्रोह, उसके सारे क्वेश्चन हो गए 76। लूसेंट और किरण बुक से एक्सप्लेन भी हुआ। आज लूसेंट ऑप्शनल वाली बुक से जो भारतीय इतिहास है 19वें का सेकेंड पार्ट और सेकेंड पार्ट का ये पहला वीडियो होगा और एक ही वीडियो होगा जिसका नाम है नरमपंथी या उदारवादी चरण। नरमपंथी व उदारवादी चरण 1885 से जो 1905 तक है, तो उसको इसमें देखेंगे। लूसेंट बुक से एक्सप्लेन इसमें होगा नहीं, क्योंकि उसमें एक 45वें टॉपिक दिया है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य, वो आगे देख लिए जाएंगे। नरमपंथी व उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक ये किरण बुक में दिया गया है 151 पेज पर, तो उसका एक्सप्लेन देख लेंगे। और जो इसमें 71 क्वेश्चन आए हैं लूसेंट ऑप्शनल में, उनको देख लेंगे। तो देर ना करते हुए पहला लूसेंट ऑप्शनल से 19वें का सेकेंड टॉपिक नरमपंथी या उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। तो ये तो है 1885 से 1905 का पहला। किरण बुक में देखते हैं 150 पे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन एवं नारे। पहला है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कहा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा है। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद कहा है सुभाष चंद्र बोस ने। हे राम का नारा महात्मा गांधी का है। जनगण मन अधिनायक जय है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगला है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भगत सिंह का विचार था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह तथा बाद में मोहम्मद इकबाल ने इसको कहा, इंकलाब जिंदाबाद। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो, ये महात्मा गांधी ने कहा। अगला है मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये लाला लाजपत राय का कथन है। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। अगला है भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। ब्रितानी। भारतवर्ष को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा, ये लॉर्ड एल्गिन का कथन है। किसका? लॉर्ड एल्गिन का। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का कथन है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद का कथन है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये महात्मा गांधी का कथन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। अगला कोटेशन, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही
नष्ट हो जाने वाला था। ये कथन है महात्मा गांधी का क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, ये CR दास ने कहा है। CR दास ने। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो ये तो कुछ स्लोगन थे महान पुरुषों के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो 1885 से 1905 ईस्वी तक है, नरमपंथी या उदारवादी चरण। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 ईस्वी में माना जाता है। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष ओएमएस चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम स्कॉटलैंड के निवासी थे। A.O. हुम जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। एलन ऑक्टेवियन हुम एक प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक सुधारक और ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी विज्ञानी था। A.O. हुम मतलब एलन ऑक्टेवियन हुम एक प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक सुधारक एवं ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी विज्ञानी था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक था। हालांकि वह कांग्रेस के जन्मदाता था, परंतु उसने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। एलन ऑक्टेवियन हुम कांग्रेस के महामंत्री पद पर 1885 से 1907 ईस्वी तक बने रहे। जो संस्थापक थे वो महामंत्री के पद पर 1885 से 1907 ईस्वी तक बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता एलन ऑक्टेवियन हुम को कहा जाता है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगें मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटिश में नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 को भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद इस एक ऐसे गुट का प्रभाव बढ़ा जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद इस एक ऐसे गुट का प्रभाव बढ़ा जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है। उदारवादियों में प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनाडे, दीन शाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनाडे, दीन शाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। उदारवादियों का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था तथा अंग्रेजी शासन की न्यायप्रीतिया में इन उदारवादियों की घोर आस्था थी। उदारवादी नेता अपनी मांगे प्रतिवेदनों, प्रार्थना पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख रखते थे। कांग्रेस के उग्रपंथी नेताओं ने उदारवादी नेताओं के इस लचीलेपन व्यवहार के कारण इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। गरम पंथ के नेताओं ने इनके इस उदार वाली लचीलेपन व्यवहार को कहा राजनीतिक भिक्षावृत्ति।
1885 ईस्वी में कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में पारित मांगों को विनम्र निवेदन के साथ प्रत्येक अधिवेशन में दोहराती रही। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। मतलब उदारवादी नेताओं के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी थे तथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूल थे। कौन था? अंग्रेज जॉर्ज यूल 1888 और मुसलमान बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने का सहमति, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बैलबाई आयोग की नियुक्ति। लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने का सहमति, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बैलबाई आयोग की नियुक्ति तथा 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम इस चरण के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभिक उपलब्धियां थी। कौन कौन उपलब्धि इस चरण की? 1885 से 1905 की। एक तो लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने का सहमति, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बैलबाई आयोग की नियुक्ति तथा 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम इस चरण की मुख्य उपलब्धियां हैं। तो ये तो है भारतीय स्वतंत्रता का पहला चरण 1885 से 1905 तक, नरमपंथी व उदारवादी चरण। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा है क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है किसके लिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? आधुनिक भारत इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, इसीलिए प्रसिद्ध है। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उनके आंदोलन का मुख्य ढंग संवैधानिक आंदोलन था। न प्रतिगामी राष्ट्रवाद था, न सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण था। उनके आंदोलन का एक ही मुख्य ढांचा था, संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बंबई शहर में हुई थी। दादा भाई नौरोजी को, जो एक कांग्रेसी नेता थे, उनको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय काल में पारित किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया। लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्रनाथ टैगोर था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ओक्टेवियन ह्यूम थे। एलन ओक्टेवियन ह्यूम थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला एलन ओक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम था। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए। अगला है दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक की रचना की व नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की। तो इन तीनों में पहला और दूसरा सही है। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, ये सही है। और नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना की, ये गलत है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया। क्यों? क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए। पहले पूना था और फिर बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ। क्यों? हैजा फैलने के कारण, और कोई कारण नहीं था। इसमें 3 और कारण दिए गए, जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे, तो ये कारण नहीं था। दूसरा, बम्बई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए ए.ओ. होम के सुझाव से सहमत थे, तो ये भी नहीं था। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बम्बई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता, ये भी नहीं था। मुख्य कारण था पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए। तो ये 14वें का है। 15वां है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नेशन इन द मेकिंग, तो ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह तत्व कौन थे जो एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वो था देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण। ये सभी कारण थे 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जिसने भारतीय राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम ये भी था। 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विवाद ये भी था। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, तो ये भी था। ये कारण नहीं था 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये कारण नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे तत्कालीन कारण। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1870 से 80, बाकी सभी थे। 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विवाद, 1887 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में, और 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, तो ये सभी कारण थे। 18वां क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लिटिन जो था वो ब्रिटिश वायसराय लिटिन ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लिटिन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, लिटिन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ? तो 1878 ईस्वी में लागू हुआ वैधानिक जनपद सेवा लिटिन द्वारा, जिसमें परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई।
इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? तो रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद उभरा। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसकी नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? तो एमजी रडांडे जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी भी जाने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी नरम दल के, लेकिन बाल गंगाधर तिलक गरम दल के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। जी.के. गोखले, आर.सी. दत्त व डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये सभी नरम दल के थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक गरम दल के थे और जी.के. गोखले, आर.सी. दत्त और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ये नरम दल के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। कौन थे? एक असैनिक सेवन ए.ओ. होम। एक असैनिक सेवन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से, ना पंजाब से थे ना ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन बना, फिर इंडियन एसोसिएशन बना, फिर मद्रास महाजन सभा, फिर इंडियन लीग। बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग और लास्ट में सबसे बनी मद्रास महाजन सभा। चारों में से ये क्रम है। बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, मद्रास महाजन सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वे थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय ने लड़ा। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो दादा भाई नौरोजी तो उपस्थित थे, जस्टिस रडाडे भी उपस्थित थे, जी सुब्रडायम अय्यर भी उपस्थित थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रडाडे, जी सुब्रडायम अय्यर ये तीनों उपस्थित थे, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 36वां क्वेश्चन है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में हुई थी। जो पहला लोक संघ था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, पहला लोक संघ 1837 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जमींदार कल्याण के लिए की गई, जमींदारों के कल्याण के लिए की गई 1837 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी। दादा भाई नौरोजी ने 38वां क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रडाडे ने की। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रडाडे ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये 2 सेंटेंस सही हैं, जबकि तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये गलत है। 41वां क्वेश्चन है, किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो दी डक्कन एसोसिएशन ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। दी डक्कन एसोसिएशन 1875 में। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। संस्था और स्थापना वर्ष दिए गए हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापना। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में स्थापना। पूना सार्वजनिक सभा 1876 में स्थापना। पूना सार्वजनिक सभा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापना। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852। पूना सार्वजनिक सभा 1876। इंडियन एसोसिएशन 1876। अगला है क्वेश्चन 45वां। मद्रास महाजन सभा 1884। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। इंडियन एसोसिएशन 1876 और कांग्रेस 1885 में स्थापना। मद्रास महाजन सभा 1884, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, इंडियन एसोसिएशन 1876 और कांग्रेस 1885। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले इंडियन एसोसिएशन राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था। सबसे पहला आंदोलन इंडियन एसोसिएशन का था, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने स्थापित की थी 1876 में, कांग्रेस से भी पहले। तो उसका पहला था भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। बाकी ना तो शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, ना ही जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग के लिए, और ना ही अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लगाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति के लिए। केवल प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। 48वां क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 ईस्वी में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय 1886 में हुआ। कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत व प्रतिपादक, जो रहस्यमय उद्गम है कांग्रेस के, मतलब कहते हैं कांग्रेस कैसे उद्गम हुई, तो कई संबंधी मत हैं, जैसे रहस्यमय उद्गम। तो इसके प्रतिपादक हैं पट्टाभी सीतारमैया, थियोसेफिस्टों की योजना एनी बेसेंट के प्रतिपादक हैं।
डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, ये WC बनर्जी इस मत के ऊपर प्रतिपादक है। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस को। सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। रहस्यमय उद्गम, पट्टावी सीतारमैया। थियोसेफिस्टों की योजना, एनी बेसेंट। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, WC बनर्जी। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, लाला लाजपत राय। 51वां क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये किताब लिखी है पट्टाभी सीतारमैया ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, एनी बेसेंट ने किताब लिखी है। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, मतलब आज़ादी के लिए भारत कैसे लड़े, एनी बेसेंट की किताब। इंडिया टुडे, ये RC दत्त ने लिखा है। और 1857 SN सेन ने लिखी है ये किताब, 1857। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और बेडबर्न ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की। इन 4 ऑप्शन में से बेडरबर्न जी हैं, इन्होंने 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। ना तो जॉर्ज यूले ने की, ना कदाम्बनी गांगुली ने की, लेकिन बेडरबर्न ने 2 बार अध्यक्षता की। ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है, ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है, जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। डफरिन ने कहा था, डफरिन ने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटी। डफरिन ने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताया। अगला 56वां क्वेश्चन है, ये किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। ये एल्गिन द्वितीय ने कहा था। किसने? एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो सैयद अहमद खां विरोधी थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद ये भी विरोधी थे। हैदराबाद के नवाब ये भी विरोधी थे। दिनसा मानक जी पेटिट ये भी विरोधी थे। सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनसा मानक जी पेटिट ये सभी विरोधी थे। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। ना तो हिंसा थी ना जन आंदोलन, केवल प्रार्थना करते थे, याचना व विरोध करते थे। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? पॉलिटिकल मेंडिकेंसी किसने कहा? तो उग्रवादियों ने उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति बताया। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन की मांग 1904 में सबसे पहले की। दादा भाई नौरोजी ने 1904 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सुशासन की मांग। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान ना तो जन आंदोलन में है ना तो हिंसक कार्य पद्धति में है। उनका प्रमुख योगदान ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना था। ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना था। 62वां क्वेश्चन है, ये किसने कहा था? हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं। हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं। हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। ये दादा भाई नौरोजी कहते हैं। 63वां में कह रहा है, ये कथन है, भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे
ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। ये एल्गिन का विचार था। भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। ये किसने कहा था उदारवादियों के बारे में? अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। ये लाला लाजपत राय ने कहा है। अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया, उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। ये लाला लाजपत राय ने उदारवादियों के संबंध में कहा। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था? यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, उग्रवादी नेता थे, उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद 1897 में राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। किसने कहा इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेंस फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो अरविंद घोष ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। अरविंद घोष ने गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल की स्थापना की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की। भारत सेवक मंडल की स्थापना। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की, जिन्होंने भारत सेवक मंडल की स्थापना 1905 में की थी। अगला कोटेशन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने दिया था वक्तव्य। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। और 19वें के दूसरे का नरमपंथी दलों का 1885 से 1905 तक लास्ट क्वेश्चन इस लूसेंट ऑप्शनल से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशायलु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तो किरण बुक से एक्सप्लेन भी हुआ, लूसेंट में इसका कोई एक्सप्लेन है नहीं। और 19वें का सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। बार बार इस वीडियो को देखें, लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।